सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक होगा तरल यांत्रिकी एवं दाब। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दाब के बारे में। दाब को इंग्लिश में कहते हैं प्रेशर और इसे व्यक्त किया जाता है PO द्वारा। अब इसकी परिभाषा देखते हैं कि दाब होता क्या है। देखिए, दाब किसी वस्तु के ऊपर जो बल लगाया जाता है, उस बल के द्वारा जो वस्तु आगे की ओर बढ़ती है उसे ही हम दाब कहते हैं। देखिए, जैसे किसी वस्तु के ऊपर बल लगाया जा रहा है तथा जिस क्षेत्रफल के ऊपर बल लगाया जा रहा है, इन दोनों के अनुपात को ही दाब कहा जाता है। तो दाब का जो मान हुआ वो हो गया बल बटा क्षेत्रफल। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस वस्तु के ऊपर बल लगाया जा रहा है उस लगाए गए बल के क्षेत्रफल को ही के अनुपात को ही दाब कहते हैं। बल को F द्वारा व्यक्त किया जाता है, क्षेत्रफल को A द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब देखिए, तो PO बराबर क्या हो गया, F/A। तो दाब का मात्रक हो गया F/A हो गया। ठीक है। अब देखिए, यदि बल को स्थिर माना जाए तो दाब क्या होता है देखते हैं। देखिए, जब बल स्थिर है, F स्थिर रखा गया है और जो क्षेत्रफल A दे रखा है उसे हम कम कर दें तो जो दाब होगा वो बढ़ जाएगा। दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि देखिए, जब बल तो हमें स्थिर मान लिया है, लेकिन जब क्षेत्रफल कम होगा तो बल ज़्यादा लगेगा ना, तुरंत उस चीज़ को आराम से धक्का मिल जाएगा क्योंकि क्षेत्रफल कम है उस वस्तु का, तो दाब बढ़ जाता है। लेकिन जब A ज़्यादा होगा, क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो दाब घट जाता है। दाब क्या हो जाता है, घट जाता है दाब। देखिए, इसे समझिए, बल दाब को हमने क्या मान लिया, बल बटा क्षेत्रफल। इन दोनों का अनुपात क्या होता है, दाब। दाब को पीछे किससे व्यक्त करते हैं, PO से, यानी F/A। यदि बल को स्थिर माना जाए, यानी बल स्थिर है और A जो क्षेत्रफल है वो कम कर दिया जाएगा तो दाब बढ़ जाएगा, और जब क्षेत्रफल ज़्यादा कर दिया जाएगा तो दाब घट जाएगा। अब देखते हैं इसके उदाहरण। उदाहरण देखिए, उदाहरण के अंदर पहली चीज आती है सुई की नोक का पतला होना, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण देते हैं तो ऊंट के पैर का गद्दीदार होना। ऊंट का पैर का गद्दीदार होना या ऊंट का पैर जो रेत में नहीं धंसता है उसको मान लीजिए ऊंट का पैर का रेत में न धंसना, सुई की नोक का पतला होना। तो देखिए, उदाहरण को समझिए। जैसे कि ये कोई पृष्ठ है, इसके ऊपर में इस पेन को सुई मान लिया जाए और इस सुई को मैं जब इस पृष्ठ के ऊपर डालूंगा तो क्षेत्रफल कितना है, इस बिंदु के बराबर क्षेत्रफल है और ये बल स्थिर है। अब इसे डालूंगा तो ये आराम से इस पृष्ठ के दूसरी तरफ निकल जाएगी क्योंकि जो क्षेत्रफल है उसका मान कम है, यानी दाब बढ़ गया। लेकिन यही एक जगह है और इस जगह पर एक ऊंट का पैर इस रेत पर पड़ रहा है। जब इस रेत पर पड़ेगा तो क्षेत्रफल ज़्यादा है तो दाब कम लगता है, और दाब कम लगने के कारण ही ऊंट का जो पैर है वो रेत के अंदर नहीं धंसेगा। ठीक है। अब देख लेते हैं कि जो दाब होता है उसे व्यक्त किस में जाया जाता है। तो दाब का मात्रक क्या होता है SI पद्धति के अंदर, वो होता है पास्कल। इसे PO कहा जाता है। तो दाब का मात्रक है वो पास्कल है। पास्कल जो शब्द रखा गया था इसका मात्रक, वो पास्कल नामक वैज्ञानिक के सम्मान में इसका मात्रक रखा गया था।
अब देखिए ये राशि किस प्रकार की है, तो दाब अदिश राशि है। ठीक है, दाब किस प्रकार की राशि होती है, दाब अदिश राशि होती है। तो दाब के बारे में आपने जो जाना ये बिल्कुल इस प्रकार है। दाब का ये परिभाषा हो गई। स्थिर माना तो दाब, क्षेत्रफल कम होगा तो दाब बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल ज़्यादा होगा दाब घट जाएगा। दाब का मात्रक पास्कल होता है, पास्कल को पीओ से व्यक्त किया जाता है। उसके उदाहरण है सुई की नोक का पतला होना, ऊँट के पैर का गद्दीदार होना। और दाब किस प्रकार की राशि है, दाब एक अदिश राशि होती है। अब हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए वायुमंडलीय दाब को भी हम पीओ यानी पास्कल से दर्शाते हैं। ठीक है, पहली चीज। अब देखिए वायुमंडलीय दाब की पहले परिभाषा देख लेते हैं। तो वायुमंडलीय दाब का अर्थ होता है कि पृथ्वी के वायु का भार बटा पृथ्वी के धरातल का क्षेत्रफल। ठीक है, पृथ्वी के वायु का भार बटा पृथ्वी के धरातल का जो क्षेत्रफल होता है उसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब इसमें देखते हैं हम इसे दर्शाएंगे पीओ से, यानी ये हो गया पास्कल। देखिए पास्कल को हमने क्या माना था, F/A यानी बल बटा क्षेत्रफल। अब इसका फॉर्मूला ईजाद करते हैं, इसका जो मान होता है वो ईजाद करते हैं कि पास्कल बल बटा क्षेत्रफल हो गया। तो बल को किस में मापते हैं, न्यूटन में, और क्षेत्रफल को किस में मापते हैं, मीटर स्क्वायर में। तो पास्कल बराबर क्या हो गया, पास्कल बराबर हो गया मीटर प्रति सेकंड हो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पास्कल बराबर क्या हो गया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए अब इसके उदाहरण समझते हैं हम। एक चीज और बता दूं, जो वायुमंडलीय दाब होता है वो होती है अदिश राशि। कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। और अब हम देखते हैं कि जो पास्कल होता है उसका मान क्या होता है न्यूटन के आधार पर। तो पीओ यानी पास्कल बराबर होता है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अब इसे हम, बल के दो मान होते हैं आप जानते होंगे, सीजीएस पद्धति में इसका क्या होता है, डाइन होता है इसका मान। तो सीजीएस पद्धति के आधार पर देख लेते हैं। तो पीओ बराबर क्या हो जाएगा, डाइन में अगर मान लेना है तो 10⁶ डायन प्रति सेमी स्क्वायर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं इसका उदाहरण, वायुमंडलीय दाब का उदाहरण देखते हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा जो छिपकली होती है, वो छिपकली दीवार पे इस प्रकार चिपकी रहती है, वो उस धरातल से गिरती नहीं है, क्योंकि जो वायु का जो भार है वो कम होता है। लेकिन जो पृथ्वी का जो धरातल है उस धरातल की ओर एक बल लग रहा है, एक प्रेशर लग रहा है। उस प्रेशर के आधार के अनुसार ही जो छिपकली होती है वो उसकी सतह से चिपके रहती है। तो इसका उदाहरण क्या हो गया वायुमंडलीय दाब का, इसका हो गया छिपकली का छत से चिपके रहना। ठीक है, ये इसका उदाहरण हो गया। अब हम देखते हैं कि वायुमंडलीय जो दाब होता है उसका मापन किस प्रकार किया जाता है। वायुमंडलीय दाब का मापन, देखिए जो वायुमंडलीय दाब होता है इस दाब का मापन हम करते हैं बैरोमीटर से। तो वायुमंडलीय दाब का
मापन बैरोमीटर द्वारा किया जाता है। देखिए, वायुमंडलीय दाब का मापन करते हैं हम बैरोमीटर के द्वारा। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये एग्जाम में अक्सर आती है, इसका आपको ध्यान रखना है, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा कि बैरोमीटर क्या होता है। जो वायुमंडलीय जो दाब होता है उसका मापन हम बैरोमीटर के द्वारा करते हैं। अगली चीज़ हम इसके अंदर देखते हैं कि वायुमंडलीय जो दाब होता है, जो हमारा मानसून होता है, इसके आधार पर किस प्रकार काम करेगा वायुमंडलीय दाब। तो देखिए, ये हो गया वायुमंडलीय दाब। इसे हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं वायु दाब। तो वायु दाब का मापन देखिए, जब बैरोमीटर होगा, इस बैरोमीटर के अंदर बैरोमीटर का मान है, तो बैरोमीटर का जब मान घटता है तो क्या होगी, तूफान आएगा या वर्षा होगी, इस बात को बताएगा बैरोमीटर। अगर बैरोमीटर का मान घट गया तो वर्षा आएगी या फिर तूफान आएगा। लेकिन जब बैरोमीटर का मान बढ़ता है, देखिए बैरोमीटर का मान बढ़ता है या स्थिर रहता है, तो मौसम कैसा होगा, साफ और सुहावना होगा। साफ और सुहावना होगा बैरोमीटर का मान बढ़ने पर या स्थिर रहने पर। देखिए, वायुमंडल का मापन बैरोमीटर द्वारा किया जाता है। वायुमंडलीय दाब या इसे वायु दाब भी कहते हैं। इसका में अंदर जो बैरोमीटर इसका मापक होता है, बैरोमीटर का मान जब घटेगा तो तूफान या वर्षा आएंगी, और बैरोमीटर का मान जब बढ़ेगा तो मौसम साफ और सुहावना होता है। अब देखते हैं वायुमंडलीय दाब के आधार पर जो उदाहरण होते हैं कि किस प्रकार कार्य करता है, उसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, जो वायुयान होता है, उदाहरण देखेंगे हम। जो वायुयान होता है उसके अंदर जो यात्री बैठे रहते हैं, उन यात्रियों के जेब में जो पेन लगा होता है, उस पेन की स्याही अपने आप निकल जाती है। तो वो किस कारण से निकलती है, वायुमंडलीय दाब के कारण। वायुयान में बैठे यात्रियों के पेन की स्याही का निकल जाना, ये किसका उदाहरण है, वायुमंडलीय दाब का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं इसी के अंदर। तो देखिए, जब व्यक्ति, आपने देखा होगा सबसे ऊंची चोटी कौन सी है राजस्थान के अंदर, गुरु शिखर है। उसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। उस ऊंचाई के अंदर माउंट आबू पर आप जब चढ़ेंगे तो ऊंचाई पर चढ़ने के कारण आपकी नाक से खून आने लग जाता है, आपको ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। ऑक्सीजन की कमी तो होगी क्योंकि ऑक्सीजन एक भारी गैस है और ये धरती के धरातल पर ही मिलती है। लेकिन जो नाक में से खून आने की घटना है वो किस कारण होती है, वो होती है हमारे वायुमंडलीय दाब के कारण। तो देखिए, ऊंचाई पर चढ़ते समय नाक से खून का बहना, ये किसका उदाहरण है, वायुमंडलीय दाब का उदाहरण है। वायुयान में बैठे यात्रियों की पेन की स्याही का निकलना और ऊंचाई पर चढ़ते समय नाक से खून का निकलना, ये सब वायुमंडलीय दाब के उदाहरण होते हैं। अब देखते हैं कि वायुमंडलीय दाब के आधार पर जो ऊंचाई को नापी जाती है, वो ऊंचाई किस प्रकार नापी जाती है। ऊंचाई का मापन किसके आधार पर करेंगे, ऊंचाई का मापन, वायु दाब के आधार पर ऊंचाई का मापन। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी शिखर पर या किसी ऊंचाई पर जाता है तो उसका जो वेग है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। जैसे हम धरातल पर 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से दौड़ रहे हैं, लेकिन जब हम इसे ऊंचाई पे चढ़ेंगे तो हमारी 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी,
क्योंकि ये सीधी खड़ाई हो गई या एक ऊंचाई हो गई, इस पे हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये इसका 1/4 भाग नहीं, आधे से भी ज़्यादा भाग हम इसे इतने बेग नहीं लगा सकते, आधे से ज़्यादा बेग भी नहीं लगा सकते किसी ऊंचाई को चढ़ने के लिए। यदि हम धरातल पर जिस स्पीड से दौड़ते हैं उसका आधे से भी ज़्यादा भाग हम ऊंचाई को चढ़ने में नहीं लगा सकते। तो ऊंचाई नापने के लिए हम जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसको कहते हैं तुंगमापी। तुंगमापी का उपयोग ऊंचाई मापन में किया जाता है। अब देखिए, कई भाई कहेंगे कि तुंगमापी होता है या अल्टीमीटर होता है, तो देखिए इसका जो शुद्ध हिंदी रूप है वो होता है तुंगमापी। अक्सर यही परीक्षा में आ जाता है कभी कभी। तो तुंगमापी को हम क्या कहते हैं? अल्टीमीटर भी कहते हैं। अल्टीमीटर। अल्टीमीटर भी इसे कहते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग, इन तीनों में आप सभी को परफेक्ट बना दूंगा अगर आप इसी तरह मेहनत करते रहे तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए एजुकेशन वीके 214 यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत।